प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्राचीन रोमन और यूनानी संस्कृतियों के पुनरुद्धार ने पुनर्जागरण लाने में किस प्रकार मदद की और साथ ही मानवतावादी विचारों को फैलाने में कला, वास्तुकला एवं ग्रंथों के योगदान के बारे में पढ़ा। बच्चों, इस वीडियो में हम मानवतावादी संस्कृति के एक और पहलू का अध्ययन करेंगे और वह है मानव जीवन या सोच से धर्म के नियंत्रण का हट जाना। बच्चों, आपको ध्यान होगा जब हम मध्य युग की बात कर रहे थे, यानी 5वीं से 14वीं शताब्दी तक का यूरोप में, उस समय मानवीय सोच पर धर्म का नियंत्रण था और चर्च का यह मानना था और उन्होंने यह लोगों में विश्वास भी दिलाया कि भोग विलास यानी सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन और संपत्ति अधिग्रहण अर्थात संपत्ति को एकत्रित करने का जो विचार है वह त्याग देना चाहिए, ऐसा चर्च का मानना था। लेकिन मानवतावादी विचारों को मानने वालों ने मानवीय सोच पर धर्म के नियंत्रण को सही नहीं माना और वेनिस के फ्रांचेस्को बर्बरो ने अपनी एक पुस्तक में संपत्ति अधिग्रहण को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की और लोरेंजा वेलो ने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास यानी सुख संपत्ति से जीवन जीने पर जो ईसाई धर्म ने रोक लगा रखी थी उसकी आलोचना की। मानवतावादियों का मानना था कि मानव का स्वभाव बहुमुखी है। बहुमुखी का अर्थ है बच्चों जिसमें अनेक प्रतिभाएं, गुण, विशेषताएं हों और इन विशेषताओं और गुणों से इंसान अपने जीवन को रूप दे सकता है। मानवतावादी विचार हम पढ़ रहे हैं बच्चों। व्यक्तिगता व नागरिकता के मामले में मानवतावादियों ने हमेशा महिलाओं को दूर रखा। सबसे पहले व्यक्तिगता का अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है बच्चों मनुष्य को अपने जीवन से संबंधित फैसले लेने की आजादी। ध्यान रखना है, महिलाएं पढ़ रहे हैं, यानी महिलाओं को अपने फैसले लेने की आजादी नहीं थी। और दूसरा है नागरिकता। नागरिक बच्चों एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय समुदाय के रूप में नागरिक के अपने अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं। लेकिन मानवतावादी विचारधारा में महिलाओं को इस तरह की सोच में जगह नहीं मिली। बच्चों, अभिजात व संपन्न परिवारों में पुरुषों का प्रभुत्व था। इसका अर्थ क्या हुआ कि फैसले लेने की जो आजादी है, जो क्षमता है, वो पुरुषों के हाथ में थी। अभिजात और संपन्न का अर्थ है बच्चों खुशहाल परिवार। उस समय लड़कों को ही शिक्षा दी जाती थी जिससे उसके बाद वे अपने खानदानी पेशे या जीवन की जिम्मेदारियों को उठा सकें। बच्चों, महिलाओं के दहेज को पारिवारिक कारोबार में लगा दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने में कोई राय दें। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने के रूप में ही देखा जाता था। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। कार्यस्थल यानी अपने कारोबार के चलाने में वे अपने पतियों के सहायक के रूप में कार्य करती थी और जब पति लंबे समय के लिए दूर दराज के स्थानों पर जाते थे तो वे कारोबार को संभालती भी थी। इसके विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए मजबूर हो जाती थी। महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम। मानवतावादी विचारधारा में महिलाओं को स्थान नहीं था, लेकिन कुछ महिलाएं इसका अपवाद भी हैं। अपवाद का अर्थ होता है बच्चों कि जैसी व्यवस्था चल रही थी, महिलाओं को जिस तरह से देखा जाता था उसमें महिलाओं ने असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। कुछ महिलाएं हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कसांद्रा फेदेले वेनिस निवासी थी बच्चों। कसांद्रा फेदेले ने महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व का जिक्र किया। उनका यह मानना था कि हालांकि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है और न ही किसी तरह का
सम्मान, लेकिन फिर भी प्रत्येक महिला को शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण भी करना चाहिए। उन्होंने उस समय की इस विचारधारा को चुनौती दी कि मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। फैदेले यूनानी और लातीनी भाषा के विद्वानों के रूप में काफी विख्यात थी और उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। आपको याद होगा बच्चों, संसार में सबसे पहले इटली में विश्वविद्यालय खुले और इटली में भी पादुआ और बोलोनिया जो 11वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय थे, याद रखने हैं। और कसांद्रा फेदेले को उस विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस समय में यह एक बहुत बड़ी बात थी। इसी के साथ कसांद्रा फेदेले ने सीमित लोकतंत्र की आलोचना की, क्योंकि उनका मानना था कि इस गणतंत्र में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का समर्थन किया जाता था। इसके अलावा इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला मंटवा की मार्सिसा इसाबेला डी इस्सा थी। इन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में मंटवा पर शासन किया और हालांकि मंटवा एक छोटा सा राज्य था, फिर भी इसाबेला डी इस्से राज दरबार में अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थी। महिलाओं की इन रचनाओं से हमें पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। पुनर्जागरण काल में महिलाओं की आकांक्षाएं पढ़ी हमने बच्चों। इसके साथ साथ बच्चों 15वीं-16वीं शताब्दी में मानवतावादी विचारधारा ने उत्तरी यूरोप में अपना प्रभाव डाला। देखिए बच्चों, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तरी यूरोप की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ेंगे। इन देशों में मानवतावाद को लेकर किस तरह ईसाई धर्म में वाद विवाद चलता रहा हम पढ़ेंगे। बच्चों, मानवतावादी विचारधारा के प्रति ईसाई चर्च के अनेक सदस्य आकर्षित हुए। उन्होंने यह माना कि अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से ही धर्म का पालन करना चाहिए और साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात की और यह भी कहा कि उन्हें एक सरल धर्म की उपासना करनी चाहिए। मानव के बारे में उनका एक नया दृष्टिकोण था। वे मानते थे कि मनुष्य में तर्क वितर्क की क्षमता है और वह विवेकपूर्ण फैसले ले सकता है। उन्होंने यह भी माना कि मनुष्य अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने के लिए पूरी तरह आजाद है और मनुष्य को अपनी खुशी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। ईसाई मानवतावादियों में इंग्लैंड के थॉमस मोर और हॉलैंड के इरस्मस प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन विद्वानों का मानना था कि चर्च एक लालची संस्था थी और यह साधारण लोगों को लूटने का काम भी करती थी। पाप स्वीकारोक्ति एक ऐसा दस्तावेज था जिसे पोप से खरीदने वाला व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता था। तो यह धन लूटने का सबसे सरल तरीका था और ईसाई मानवतावादियों ने यह माना कि इस प्रकार की प्रथा का धर्म में कोई स्थान नहीं था। इसी के साथ बच्चों, इस समय तक यूरोप में मुद्रण संस्कृति आ चुकी थी। बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद भी छपने लगा था, जिसकी वजह से लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी हासिल हुई और जितने भी कर्मकांड थे उनका लोगों ने विरोध करना शुरू किया। बच्चों, हमने देखा कि पादरी वर्ग के न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर नियंत्रण था। न्यायिक होती है बच्चों फैसले लेने की क्षमता और वित्तीय राज्य के संसाधनों पर नियंत्रण, जिसमें पादरी वर्ग लोगों पर बहुत से कर लगाता था, किसानों को अलग से कर देना पड़ता था और इसके लिए उन्होंने प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक दस्तावेज का सहारा लिया, जिसमें ये कहा गया कि किसानों से कर लेना और राजकाज में दखल अंदाजी करना पादरी वर्ग का कार्य है। लेकिन मानवतावादियों ने बाद में यह कहा कि कॉन्स्टेंटाइन के जिस दस्तावेज का सहारा पादरी वर्ग ले रहा है वह
जालसाजी द्वारा बाद में तैयार किया गया था। तो मानवतावादियों ने पादरी वर्ग के प्रभुत्व को घटाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। 16वीं शताब्दी में जर्मनी के मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों से यह कहा कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें और केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है। बच्चों, हालांकि मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन चलाया था, लेकिन वे आमूल परिवर्तनवादी व्यवस्था के समर्थन में नहीं थे। आमूल परिवर्तनवाद का अर्थ है बच्चों, चल रही व्यवस्था में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाना। कैसी व्यवस्था थी? जिसमें सामंतवादी व्यवस्था थी, पादरी वर्ग का प्रभुत्व था और कैथोलिक चर्च लोगों के जीवन को नियंत्रित करता था। तो इस आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन मार्टिन लूथर ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक किसान विद्रोह का दमन करने में शासकों का समर्थन किया, जो 1525 में हुआ था। मार्टिन लूथर का हम प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन पढ़ रहे थे बच्चों। स्विट्जरलैंड में मार्टिन लूथर के विचारों को लोकप्रिय बनाने में उर्लिक ज्विंगली और जो कैल्विन का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन बच्चों व्यापारियों के समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की लोकप्रियता शहरों में अधिक थी और गांवों में अभी भी कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार था। गांवों में कैथोलिक चर्च है बच्चों और शहरों में प्रोटेस्टेंट, याद रखना है। इन्हीं प्रक्रियाओं के गतिविधियों के चलते जर्मनी और स्विट्जरलैंड में चर्च ने पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध स्थापित कर लिए। कारण क्या था? प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन। एक और अन्य उग्र सुधारक आंदोलन था बच्चों, एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय, जिसकी तरफ किसान ज्यादा आकर्षित हुए, क्योंकि इस संप्रदाय से लोगों ने यह कहा कि किसानों से कर देने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें अपना पादरी स्वयं चुनने का अधिकार भी होना चाहिए। सामंतवादी व्यवस्था में जब किसानों से बहुत ज्यादा कर लिए जा रहे थे, किसान उत्पीड़न का शिकार थे, दमन का शिकार थे, तो इसलिए किसान इस संप्रदाय के प्रति ज्यादा आकर्षित हुए। बच्चों, हमने देखा कि मार्टिन लूथर ने, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन चलाया कैथोलिक चर्च के विरोध में, लेकिन उन्होंने आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन नहीं किया। फ्रांस में ऐसा नहीं हुआ। फ्रांस में कैथोलिक चर्च का विरोध करने के लिए आमूल परिवर्तनवादी और प्रोटेस्टेंट साथ साथ आए और प्रोटेस्टेंट और आमूल परिवर्तनवादियों के विरोध के कारण कैथोलिक चर्च के समर्थकों ने प्रोटेस्टेंट लोगों को उपासना करने की छूट दे दी। इंग्लैंड में भी शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ लिए। बच्चों, हम उत्तरी यूरोप में मानवतावादी विचारों के प्रचार प्रसार के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी प्रक्रिया में उत्तरी यूरोप के विभिन्न देशों का अध्ययन भी कर रहे हैं। तो अब इंग्लैंड में भी इसी परिवर्तन के चलते शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ लिए और वहां राजा या रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। इनसे पहले चर्च के प्रमुख कौन थे बच्चों? पोप। लेकिन अब राजा या रानी इंग्लैंड में चर्च के प्रमुख बन गए। बच्चों, कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रह सका और उसने आंतरिक सुधार करने शुरू कर दिए। स्पेन में पादरियों ने सादा जीवन जीना शुरू किया और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने की भी कोशिश की। इसी प्रक्रिया में बच्चों इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। आज हमने मानवतावादी दृष्टिकोण का एक नया पहलू पढ़ा, जिसमें मानवीय जीवन में सुख सुविधाओं पर जोर दिया गया, महिलाओं की आकांक्षाएं पढ़ी और साथ ही ईसाई धर्म के अंतर्गत होने वाले वाद विवादों के बारे में पढ़ा। आगे हम वैज्ञानिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।